हाँ भाई। जुड़ जाओ सारे के सारे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। राम राम भाई, कैसे हो? एकदम बढ़िया। चलिए, तो मैं अमित खरड़िया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स स्पेशल में लिसो एप्लीकेशन पे। मोस्ट वेलकम। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 7। आज की क्लास में हम शायद कल की क्लास में 2-3 क्वेश्चंस मैं छोड़ के भी गया था, उन क्वेश्चंस को भी करेंगे और आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थोड़े क्वेश्चन ठीक ठाक ही होंगे, आज थोड़े ठीक ठाक होंगे। और आज की क्लास में हम एजेस को थोड़ा सा लास्ट में कंक्लूड सी, जब क्लास हो रही होगी लास्ट में एंडिंग के टाइम पे हम एजेस को भी स्टार्ट कर देंगे। और कल की क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। कल सारी की सारी क्लास रहेगी हमारी एजेस पर, ठीक है? हाँ, तो फिर आगे हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद में कौन सा? पार्टनरशिप। तो जुड़ जाओ भाई, सारे के सारे आ जाओ भाई। वेरी गुड, शाबाश। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। राम राम जी, राम राम। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो जो पहले क्वेश्चंस की तरफ लेके चले हैं, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है सर सीएचएसएल 2022 का, सीएचएसएल 2022 2022 सीएचएसएल का एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी? क्वेश्चन कह रहा है टू नंबर्स x एंड y। भैया दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी संख्याएं हैं? x और y। टू नंबर्स कौन कौन से हैं? x एंड y आर सच दैट, इस प्रकार से हैं कि सम ऑफ 18% ऑफ x एंड 8% ऑफ y। तो ये क्या कहना चाह रहा है फर्स्ट लाइन में? एज इट इज लिख दो स्टार्टिंग में। अरे क्या आ गया? 18% ऑफ किसका? x का, ठीक है? एटीन परसेंट ऑफ x। अरे 18% ऑफ x एंड सम कह रहा है, सम एंड 8% ऑफ किसका? y का। 8% ऑफ y लिख दीजिए एज इट इज। इसके बारे में कह रहा है इज 1/3 द सम ऑफ, इज इक्वल कह रहा है 1/3 द सम ऑफ, सम क्या कह रहा है? 22% किसका कह रहा है? x का, प्लस क्या कह रहा है? 36% किसका? y का। आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है? फाइंड रेशियो ऑफ x एंड y। x और y का क्या पूछ रहा है? अनुपात पूछ रहा है। भैया x और y का जो अनुपात पूछा, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे वाले क्वेश्चन थोड़े बहुत बढ़िया बढ़िया आएंगे आज की क्लास में, ठीक है? हाँ, एक मच्छर बिल्कुल ही पीछे पड़ गया, तो क्या ही करके मानेगा भाई, हैं? चलिए, आप एक काम करिए, इस 3 का मल्टीपल यहां पर ले आओ। जैसे ही 3 का मल्टीपल लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा? 18 गुणा 3 होता है मेरा 54%। 54% किसका? x का, प्लस भैया ये तो नहीं मानने वाला, आज गेट खोलना ही पड़ेगा एक बार। हाँ, अब पीछे से उठा है। अब इस 3 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो क्या बनेगा? 8 गुणा 3 होगा जी 24% किसका? y का। ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 22% किसका? x का, प्लस 36% किसका? y का। x को एक साइड कर दो, y को एक साइड कर दो, हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। बस इतना ही करना है। अब ध्यान से देखें तो ये वाला आपका 22 अगर इधर आएगा तो ये कितना बन जाएगा जी? 32%। किसका? 32x बोल सकते हो, क्योंकि परसेंट से परसेंट सारे कट जाएंगे। अब ये जो 24 है उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा? 12y बन जाएगा। हमको तो क्या चाहना, हमें क्वेश्चन ने पूछा x और y का रेशो निकाल दो। x अपॉन y की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? x अपॉन y, ये बन जाएगा सर 12 बटा कितना बन जाएगा? 32। दोनों की दोनों संख्याएं 4 से कटने वाली नजर आ रही हैं। 4 से जाएगा 3 पर, और 8 गुणा
4 तिये 12, 8 चौक 32, यानी कि रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 अनुपात कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते आसान है, लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको फटाफट करने के लिए क्या करना होगा, आंसर आ जाएगा 3:8। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी। तो जो भी ये परसेंट होता है, इस परसेंट को देखकर आपको बिल्कुल भी कहीं मेरी रेल बना देता है, अगर मलेरिया डेंगू का होता तो मैथ्स तो सिखा देता है। चलिए 3:2 कितना आ जाएगा, 8। तो इन सब क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा, जो भी ये परसेंट आ जाए ना, 1/3 2/3, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप एक इक्वेशन बना देना। जैसे 18 है तो 18 गुणा 3 54 कर दो, और 8 गुणा 3 कर दो 24, एज इट इज कर दो 22 और 36। यहाँ पे 2/3 होता तो इसका 2/3 कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके फटाफट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्लास का ये रहा, 2022 मींस का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, कल जाते जाते मैंने इसको थोड़ा बहुत बताया था, पता नहीं ऐसे ही जल्दबाजी में ही बताया था, क्या बताया था मेरे को भी ध्यान नहीं है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आप आंकड़ा देखें तो 2022 का मींस का ये क्वेश्चन है। 2022 मींस इन एन एग्जामिनेशन, किसी परीक्षा में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड। पास और फेल का रेशियो जो आपको दे रखा है, अरे भाई फिर आ गए, तो पास और फेल का जो रेशियो दे रखा है वो यहां पर लिख दीजिए, पास इज टू क्या, फेल। पास इज टू फेल का जो रेशियो दे रखा वो दे रखा आपको 25 अनुपात कितना, 4। कि भैया किसी परीक्षा में 25 विद्यार्थी तो पास हुए होंगे और 4 विद्यार्थी क्या हो गए, फेल। अगर एक ज्यादा स्टूडेंट अपीयर होता, इसका मतलब अपीयर्ड स्टूडेंट यहां पर लिख देता हूं, अपीयर्ड स्टूडेंट, अपीयर्ड का पास और फेल के साथ। तो भैया अपीयर्ड की बात करेंगे तो 25 पास हो गए, 4 फेल हो गए, तो टोटल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे, 29 आ जाएंगे। टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितने हो जाएंगे, 29। अब कह रहा है इफ वन मोर स्टूडेंट हैड अपीयर्ड, अगर एक ज्यादा विद्यार्थी अपीयर होता, यहां पर क्या कर देंगे, एक ज्यादा का मतलब +1, बहुत बढ़िया। अब एंड पास्ट, जो एक ज्यादा हुआ वो क्या हो गया, पास हो गया, चलिए ठीक है। एंड नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट वाज 3 लेस देन अर्लियर, नंबर ऑफ जो फेल्ड का डाटा दे रहा है वो क्या दे रहा है, 3 लेस देन क्या दे रहा है, अर्लियर, 3 कम है पहले से। अब आपको कहा कि अब ऐसी कंडीशन के बाद में जो रेशियो बन रहा है वो रेशियो मेरे पास क्या बन रहा है, 22 अनुपात कितना बन रहा है जी, 3। अब जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 22 अनुपात कितना, 3। यानी कि पास और फेल का है 22 अनुपात कितना, 3। इसका मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी अपीयर्ड की, वो आ जाएगी 25। क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है फाइंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड, हु इनिशियली पास्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड। पास और फेल का अंतर पूछ रहा है। पास और फेल का अंतर बनेगा कितना, पास और फेल का अंतर बनेगा 21, यानी कि आपको 21 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन तो साफ साफ नजर आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का ही है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी सर, जो वैल्यू आपको गिवन है वो सबसे नीचे, गिवन क्या है सर, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। ये वाली वैल्यू किसकी है जी, अपीयर्ड की। इसका मतलब अपीयर्ड का रेशियो इस बार आपको फेल के साथ लेना है, पास वाले को भूल जाना है। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ये वाला डाटा का मैं यूज ही नहीं कर रहा था। अब जो डाटा दे रहा है वो क्या दे रहा है, एक तो अपीयर हो रहा है और 3 क्या हो गए, कम या ज्यादा, ज्यादा फेल हो गए। इसका मतलब -3 हो गए, है ना। 3 स्टूडेंट्स वुड हैव बीन, क्या कह रहा है, 3 लेस अर्लियर, 3 कम हुए हैं, 3 कम क्या हुए हैं, पास। अब इस डाटा का कोई मतलब नहीं रह गया, अब इस रेशियो के साथ काम करना है। तो इस रेशियो के साथ अगर काम करोगे तो ये रेशियो क्या बनेगा मेरे पास, एक बार लिखते हैं इसको, अपीयर्ड इज टू फेल का मैं डाटा लिख रहा हूं भैया। अपीयर्ड इज टू फेल का जो डाटा आप लिख रहे हैं वो जो डाटा बनेगा वो क्या बनेगा, अपीयर्ड है 29 और फेल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी है, 4। अब ये रेशियो क्या हो गया, 25 अनुपात कितना जी, 3। यही तो कह रहा है। और ये वाला डाटा आ रहा है आपके पास +1 और ये आ रहा है मेरे पास -3। आपको पता है बीच वाली संख्या से आप यूं गुणा करेंगे इन दोनों की, और इन दोनों की गुणा करके आप लिख देंगे, यहां पर लिख दो, शाबाश। करते हैं मल्टीप्लाई। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 25 गुणा 4 होता है सर 100, लिख दो यहां पर। 29 गुणा 3 होता है सर 87, कितना आएगा 87। 25 गुणा 3 होता है सर -75
और 3 गुणा 1 होता है सर +3। दोनों का ऊपर से और नीचे से क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 13 और इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 78। इट मीन्स आप कहोगे 13 यूनिट वैल्यू आपकी इक्विवेलेंट है किसके, 78 के। 13 यूनिट वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, 78 के। आपको वैल्यू किस चीज की निकालनी है सर, 21 की। 21 की वैल्यू निकाल देंगे, 21 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये बनेगा सर 6 का मल्टीपल बन रहा है, 6 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 126। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 126। ऑप्शन नंबर कौन सा है जी, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा है जी, बी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट का आपका प्री और मेंस में दोनों में क्वेश्चन बनता है। क्रॉस प्रोडक्ट पर मैंने पहले भी बहुत से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाई थी, ये क्वेश्चन रह गया था, इसलिए अब हम जो भी बचा हुआ है उन सबको कवर कर रहे हैं। 126 आ रहा है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने इसको होमवर्क दिया था, मैंने ट्राई भी नहीं किया लग रहा है ना। चलो कोई नहीं, देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है। इतना ये तो देना शानदार नहीं है, बस ठीक ही है। मुझे लगा कौन सा क्वेश्चन आ गया। हाँ, ये क्वेश्चन को देखिए शाबाश। कहना क्या चाहता है सवाल, क्वेश्चन कह रहा है ₹600 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी। ए बी और सी में आपको कितने रुपए बांटने हैं, कितने रुपए बांटने हैं जी, आपको बांटने हैं 600। सही है। अब कह रहा क्या है, ₹40 more than 2/5 of share of A, 20 more than share of more than 2/7 of B's share, and 10 more than 9/17 of share of C are all equal, then find A share। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन ने कहा, इस क्वेश्चन को एज इट इज लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है भैया 600 रुपए, अच्छा कल ही बता दिया तो मैंने आपको बोला ही नहीं ठीक है, चलिए कोई ना। तो ये क्या कर रहा है, ए बी और सी, ए बी और सी में आपको कितने रुपए बांटने हैं, 600 रुपए बांटने हैं। कितने रुपए बांटने हैं, 600। ए बी सी में आपको 600 रुपए बांटने, किस प्रकार से बांटने, ये कंडीशन आपको दे रही है। क्या कह रहा है, 2/5। सबसे पहले लिखिए 2/5, 2/5 ऑफ शेयर ऑफ ए का शेयर क्या होगा, ए। 2/5 ऑफ ए में मोर देन कर दो, यानी कि प्लस कर दो कितना, 40। ऑल आर इक्वल, ये बराबर है किसके। अब ये कह रहा है 2/7 ऑफ शेयर ऑफ बी, 2/7 ऑफ शेयर ऑफ बी। अब इसके साथ में क्या कर रहा है, +20, इससे कितना ज्यादा है, +20 ज्यादा है। इज इक्वल टू कह रहा है, ये सारे के सारे इक्वल हैं किसके साथ, 10 more than 9/17। इसका मतलब ये इक्वल होगा 9/17 ऑफ शेयर ऑफ सी। सी का शेयर क्या है, सी से कितना ज्यादा, 10। ये क्वेश्चन कह रहा है ये सारी की सारी बातें आपकी इक्वल दे रखी हैं, ये वाली सारी की सारी वैल्यू क्या दे रखी है हमको, इक्वल। तो अब आपको ए बी और सी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। किसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ए बी और सी का। अब मैंने आपको कहा एक तो ये वाला पोर्शन है 2/5 ए प्लस कितना, 40। एक आ रहा है 2/7 ऑफ बी प्लस 20, 9/17 ऑफ सी प्लस 10। ये अगर आपके ध्यान हो तो मैंने आपको अलजेब्रा करवा रखा है बैच में, और अलजेब्रा में मैंने एक आपको टाइप करवाई थी इक्वलिटी फैक्टर। मैंने क्या करवाया था सर, इक्वलिटी फैक्टर। इक्वलिटी फैक्टर में मैंने कहा था जब भी दो या दो से अधिक चीजें एक दूसरे के साथ बराबर नजर आए तो आप किसी भी कांस्टेंट के बराबर ले सकते हैं। किसी भी कांस्टेंट के बराबर लेंगे तो मैंने लिखा इक्वल टू किसके लेता हूं, इक्वल टू ले लेता हूं के के बराबर। इक्वल टू क्या ले लेते हैं, किसी भी कांस्टेंट के इक्वल हम इसको मान लेंगे। अब जैसे इसको के इक्वल मानेंगे और आप के की वैल्यू निकाल पाए तो के की वैल्यू जैसे ही आप निकालेंगे, के की वैल्यू जैसे ही आप निकालेंगे, इस के की वैल्यू को आप इन दोनों को इक्वेट करने के बाद ए का भी शेयर निकाल सकते हो, बी का भी शेयर निकाल सकते हो और सी का भी शेयर निकाल सकते हो। कैसे, 2/5 ए प्लस 40 की वैल्यू अगर आपको पता लग जाए XYZ 50 60 70 जो भी है, तो ए की आ जाएगी, बी की भी आ जाएगी और सी की भी आ जाएगी। तो सबसे पहले यहां से ए बी और सी की वैल्यू लिखिए।
जैसे ही आप ए बी और सी की वैल्यू लिखेंगे तो वो किस फॉर्मेट में आएगी, वो के की फॉर्मेट में आएगी। तो अगर मैं आपके सामने ए को लिखना चाहूं तो ए को जब आप लिखेंगे तो क्या बनेगा, के में से तो घटेगा जी 40, के में से तो घटेगा कितना 40, ये 2/5 है तो क्या हो जाएगा जी 5/2। ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास किसकी, ए की। सिमिलरली अगर मैं इसी प्रकार आपके सामने बी की वैल्यू लिखता हूं, किसकी वैल्यू लिखता हूं जी, बी की, वो क्या आएगा, ये 20 उधर घटेगा तो क्या बनेगा, के माइनस तो हो जाएगा 20। अब यहां पर 2/7 है तो यहां पर क्या बन जाएगा, 7/2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 7/2। अब आते हैं जी सी की तरफ, किसकी तरफ आते हैं, सी की तरफ। जब सी को लिखोगे तो ये 10 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, के माइनस 10, के माइनस 10, और ये मल्टीपल 9/17 है तो ये मल्टीपल क्या बन जाएगा, 17/9 बन जाएगा, 17/9। आपने ए की वैल्यू लिख दी, आपने ए की वैल्यू लिख दी, आपने बी की वैल्यू लिख दी, और आपने किसकी वैल्यू लिख दी, सी की वैल्यू लिख दी। ए बी और सी की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। अब जैसे ही ए बी सी की वैल्यू आई, इसका मतलब अब ए बी सी का जो शेयर है, ए बी सी का जो शेयर है वो कितना है सर, 600। इसका मतलब अगर आप ए को जोड़ दें और बी को जोड़ दें और किसको जोड़ दें, सी को जोड़ दें, तो इन तीनों का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 600 आ जाएगा। तो अब मैं लिख रहा हूं, अब मैं जो लिख रहा हूं इन तीनों का सम क्या कर रहा हूं, 600। तो ए की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई थी सर, के माइनस 40, के माइनस 40, और क्या आया था 2/5, 2/5 प्लस बी की जो वैल्यू आई है, बी की जो वैल्यू आई वो क्या है सर, 5/2 था, 5/2, ये था 5/2, 5/2। हाँ प्लस बी की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू और देख लेते हैं क्या है, के माइनस 20, के माइनस 20, ठीक है, का मल्टीपल क्या रहा है सर, 7/2, और सी की वैल्यू क्या है सर, के माइनस 10, का मल्टीपल है शायद 19 बाय कितना 7, 17/9, 17/9, 17/9। और इन तीनों का जो सम है, वो जो रुपए आपको बांटने हैं, वो रुपए कितने बांटने हैं जी, 600 रुपए बांटने हैं। कितने रुपए बांट रहे हैं, 600 रुपए बांटने हैं। अब इसको सोल्व करने का तरीका हमारे अकॉर्डिंग हम करेंगे, के वालों को एक साथ इलेबोरेट करेंगे और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको अलग से सेपरेटली हम लिख देंगे। अगर मैं के की बात करता हूं तो ये क्या बनेगा 5/2, और ये क्या बनेगा सर 7/2। 5/2 और 7/2 मेरा क्या होता है सर 12/2। 12/2 कितना होता है जी 6, लिख दो 6, प्लस क्या बचेगा जी 17/9, 17 बटा कितना बन जाएगा 9, और ये लगा दिया मैंने के, यही तो बनेगा। अब इनको कांस्टेंट वालों को ऐड करते हैं। अब ये कितने पे जाएगा जी 20, 20 गुना 5 बनेगा 100, और ये कितना बनेगा 70, यानी कि ये बन रहा है माइनस का 170, और ये कितना बन रहा है जी, ये बन रहा है मेरे पास 170 बटा कितना 9, लेकिन ये भी माइनस का बन रहा है, ये भी कैसा बन रहा है माइनस का। अब एक काम करो, माइनस को ही कॉमन ले लेंगे। जब माइनस को कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा, यहां पर ये दोनों बन जाएंगे प्लस के, यहां पर लिखा मैंने माइनस, और ये वाला सम बन जाएगा आपका प्लस, और इस प्रकार से इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 600 रुपए हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 600 रुपए हो जाएगा, इक्वल टू बन जाएगा 600 रुपए। अब देखिए जैसे ये इक्वल टू 600 बना, आप यहां से के की वैल्यू के लिए सोल्व करने का काम करेंगे। के की वैल्यू का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा कितना बन जाएगा जी 54, इसमें आपको ऐड करना होगा 54, तो ये बन जाएगा 71K अपॉन बनेगा 9, यही तो बनेगा 54, 7 4 11, हाँ माइनस। अब भैया इसको करेंगे तो ये कितना बनेगा 163, 1700 बटा 9, 1700 बटा कितना बन जाएगा 9, और इक्वल टू बनेगा 600। अब आप इसको हटा दीजिए, माइनस 1700 बटा 9 है, ये इधर आके क्या बन जाएगा प्लस 1700 बटा कितना बन जाएगा 9, और जब आप के की वैल्यू निकाल रहे होंगे, के की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा 9 बटा 71 भी बनेगा, 9 बटा कितना आ जाएगा 71, इसका मल्टीपल आ जाएगा 9 बटा कितना 71। कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन है, मैंने आपको पहले ही कह दिया था बहुत जबरदस्त ये क्वेश्चन है। अब देखिए के की वैल्यू आप जैसे ही इसको सोल्व करेंगे, अब फिर के की वैल्यू के बाद में क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भैया, ए की वैल्यू निकालनी है, यहां पर पुट कर दूंगा, यही तो आंसर आ जाएगा।
k माइनस 40 का 5/2। अब इसको सोल्व करिए, इसको जब सोल्व करेंगे तो बनेगा 5400 में आपको 1700 ऐड करना है, ये बन जाएगा जी 7100, है ना। ये बनेगा, इसको हटाई दो, 7100 बन रहा है, 7100 और बटा क्या बन जाएगा जी 9, और ये बनेगा जी 9 और बटा क्या बनेगा 71। कितना आसान कैलकुलेशन हो गया ना, आराम आराम से करने का मकसद होना चाहिए। 71 से जाएगा 71 पे कितना बच जाएगा जी, ये आ गया 100। k की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है 100। जैसे ही k की वैल्यू 100 आई, अब अपने आंसर की तरफ बढ़ो। k की वैल्यू कितनी आ चुकी है 100। अब यहां पर 100 रखेंगे, 100 में से 40 जाएगा, कितना बनेगा 60। 60 का कितना कर दो 5 बटा क्या कर दो 2, 2 से कितने पे जाएगा जी 30 पे, 30 गुणा 5 कितना होता है जी 150। क्वेश्चन यही कह रहा है, फाइंड शेयर ऑफ ए। ए का शेयर कितना कह रहा है, हाँ फाइंड शेयर ऑफ ए। ए का शेयर कितना आ जाएगा 150। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा जी, ए आ जाएगा। आंसर इज 150। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन का थोड़ा सा खेल है और आपको थोड़ा सा दिखाना होगा कि भैया ए बी और सी में ये कंडीशन दे रखी है ना, तो इस कंडीशन के साथ या तो ए बी सी का मर्ज्ड रेशियो निकालें, है ना, या तो क्या करें ए और बी और सी का मर्ज्ड रेशियो निकालें। रेशियो में निकाल देता, लेकिन यहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती, इसलिए मैंने किसी कांस्टेंट के बराबर रखा। क्यों रखा कांस्टेंट के बराबर, मैं अब आपको बता भी रहा हूं, क्योंकि अब आप चीजों को समझ चुके हैं। यहां पर प्लस माइनस का रोल आ रहा है, प्लस माइनस का रोल नहीं होता तो फिर आप आसानी से क्या कर सकते थे, इनके रेशियो को मर्ज करके ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो लिखकर इक्वेट कर देते 600 के साथ, ए बी और सी की वैल्यू आ जाती। लेकिन ये जो दिक्कत कर रहा है प्लस और सब्ट्रैक्शन, इसकी वजह से आपने कहा कि इक्वलिटी फैक्टर अलजेब्रा में जो पढ़ा उसको आपको मर्ज करना पड़ेगा। और जैसे ही आप इसको मर्ज करेंगे तो आपने पाया कि किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर लेंगे, 2 या 2 से ज्यादा रेशियो जब भी आ जाए, जैसे ही रेशियो आप 2 या 2 से ज्यादा मिलेगा आपने इक्वेट कर दिया, कांस्टेंट के बराबर इक्वेट करते ही ए बी और सी की वैल्यू कांस्टेंट में आ गई। अब ए बी और सी की वैल्यू आपको पता है, सम कितना दे रखा है 600। अगर ए बी और सी की वैल्यू 600 है तो अब आपने के की वैल्यू निकाली, के की वैल्यू निकालकर आपको पुट करना था, के की वैल्यू आ गई थी मेरे पास कितनी 100, और आंसर मेरा कितना आ गया 150। उम्मीद करूंगा ये सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, शाबाश। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये रहा जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पैसे वाले सवाल तो मैंने आपको करवा रखे हैं, एक अलग सा क्वेश्चन और करते हैं, यहां से आपका सारा का सारा कंसेप्ट भी रिवाइज होता चलेगा इन क्वेश्चंस के थ्रू। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं, सवाल ने कहा क्या। क्वेश्चन को क्या करेंगे, केवल और केवल हम पढ़ने का काम करेंगे, और स्टार्टिंग में आपको मैं बेसिक अप्रोच दूंगा जो आपने पढ़ी है, उसके बाद में इस क्वेश्चन को जिस तरीके से हम करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें। अ बैग कंटेन्स फ्यू कॉइन्स, भैया थैले में या एक बस्ते में या एक बैग में कुछ सिक्के हैं। क्या हैं, कुछ सिक्के। और सिक्के कैसे हैं जी, सिक्के हैं अपने पास 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है और 10 पैसे का सिक्का है। 10 पैसे का क्या है, सिक्का। कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय 3 कंसेक्यूटिव ओड प्राइम नंबर्स। ओड प्राइम नंबर्स, ये क्या कह रहा है, अभी तक आपको इन सब क्वेश्चंस का रेशियो मिलता था कि भैया 2:5:8 में है या 3:7:10 में है, जो भी रेशियो होता था वो मिलता था। अब ये क्या कह रहा है, अब आपसे थोड़ा सा नॉलेज पर काम करवाना चाहेगा। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याओं के बढ़ते क्रम के अनुपात में है। ये लाइन बड़ी जबरदस्त है। तीनों के तीनों क्या है, कंसेक्यूटिव, और कंसेक्यूटिव के साथ में क्या है साहब, प्राइम। प्राइम के साथ में क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है ना, लेकिन इसने कहा है बढ़ते हुए क्रम में है। किसमें है, इन असेंडिंग ऑर्डर। द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स इन द बैग, भैया उस बैग में जो कुल पैसों की सिक्कों की संख्या, जो भी मनी, जितना भी धन बना, वो कितना बन गया 552। इफ द नंबर ऑफ कॉइन्स आर रिवर्स्ड इन ऑर्डर, 2:3:5 की जगह बदल दूं, 5:3:2 कर दूं, जो भी है, अगर उनको रिवर्स कर दूं, फाइंड द इंक्रीज इन अमाउंट ऑन द बैग। अगर मैं सिक्कों की संख्या का पलटा कर दूं, क्या कर दूं, पलटवार कर दूं, बदल दूं, तो जो बैग में धन की मात्रा बढ़ जाएगी वो कितने से बढ़ जाएगी, ये क्वेश्चन कह रहा है।
ये क्वेश्चन कर रहा है, शाबाश। इस क्वेश्चन को दिमाग लगाइए, ट्राई करना 2 मिनट, वीडियो को पॉज करो या अभी मैं आपको टाइम दे देता हूं, और रिकॉर्डेड में जब देख रहे हो तो आराम से वीडियो को पॉज करके आपको टाइम लेके इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना है जी। हाँ भाई, शाबाश। चलो भाई, देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा क्या है, अ बैग कंटेन्स 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे के सिक्के हैं, और भाई साहब क्या है, 25 पैसे के सिक्के हैं, और साहब क्या है, 10 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के सिक्के आपको दे रखे हैं। जो भी सिक्कों का अनुपात दे रखा है, हाँ, जो भी सिक्कों का अनुपात दे रखा है, उस लाइन के बाद अगर मैं बात करूं 3 कंसेक्यूटिव ओड प्राइम नंबर्स, मैंने आपको एवरेज चैप्टर भी करवा दिया है पूरा का पूरा, लास्ट कंक्लूडिंग क्लास को छोड़कर। जो एवरेज आपने पढ़ा था उसमें प्राइम नंबर भी पढ़ा है आपने, और प्राइम के साथ में आपने क्या पढ़ा है, ओड भी पढ़ा है। ओड भी होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, कंसेक्यूटिव भी होने चाहिए। इसको थोड़ा सोचिए, इसको जरा सोचिए। इसको जब आप सोचेंगे तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि सर पहला प्राइम तो होता है 2, फिर होगा 3, फिर होगा जी 5, फिर होगा जी 7, फिर होगा जी 11, फिर होगा जी 13 एंड सो ऑन। भैया इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए प्राइम। प्राइम तो आपने लिख दिया सबसे पहले, मैं आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूं, आपको एग्जाम में सीधा सीधा करना होगा। अब प्राइम के साथ में मुझे चाहिए ओड भी, काट दो। ओड के साथ में क्या चाहिए, कंसेक्यूटिव भी। एक एक वर्ड के साथ काम करना है। आपको नंबर क्या चाहिए, प्राइम भी, और नंबर प्राइम कैसा होना चाहिए, ओड भी होना चाहिए। प्राइम प्लस ओड प्लस कंसेक्यूटिव, और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो ये है ही। अब कंसेक्यूटिव की अगर मैं बात करूंगा, इसका मतलब कंसेक्यूटिव का मतलब तो सीधा सीधा एक होता है। डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। क्या था जी, 1। यहां पर डिफरेंस क्या है जी, 2। यहां पर डिफरेंस क्या है जी, 2। यहां पर डिफरेंस कितना आ गया जी, 4। यहां पर डिफरेंस कितना आ गया जी, 2। अब आपके पास कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जी डिफरेंस सेम होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर आप पाएंगे 3, 5 और 7 का अगर आप काम करें, 3, 5 और 7 का अगर आप काम करें, तो 3, 5 और 7 आपको रिजल्ट क्या दे रहा है, 3, 5 और 7 में आपके पास यहां पर भी डिफरेंस 2 आ गया, और यहां पर भी डिफरेंस कितना आ गया, 2। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया भाई सुमन बेडवाल, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है आपका, गजब। हाँ, 3:5:7 है, तो रेशियो आपके पास क्या आ गया, सेम आ गया। रेशियो सॉरी डिफरेंस क्या आ गया, सेम, और डिफरेंस सेम से क्या हो गया, कंसेक्यूटिव। अब ओड है, 3 भी ओड है, 5 भी ओड है, और 7 भी ओड है, प्राइम तो है ही, इसका मतलब इंक्रीजिंग में है ही। तो अब जो आप रेशियो इनका लिखेंगे, वो रेशियो क्या लिखेंगे, 3:5 कितना, 7 कर देंगे। 3:5 कितना कर देंगे जी, 7 कर देंगे। भैया 3:5:7 कर दोगे, तो अब आप मुझे बस इतना बताइए, अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ किसकी बात करता हूं, कोइंस की,
या पैसे की? रुपए की बात कर रहा है। तो रुपए की अगर बात करोगे तो मुझे इतना बताइए, 50 पैसे के 3 सिक्के अगर आपको मिले तो कितना पैसा आपका मिल जाएगा? 150 पैसा मिल जाएगा प्लस, इतना ही तो बनेगा। 25 पैसे के 5 सिक्के अगर आपको मिल जाएं, 25 पैसे के 5 सिक्के अगर आपको मिल जाएं तो ये रुपया कितना मिल जाता जी? ये रुपया मिलता आपको 125 पैसा प्लस 10 पैसे के 7 सिक्के अगर आपको मिल जाएं तो ये पैसे कितने मिलते जी? 70 पैसे। इन तीनों का सम आपको दे रखा है, थैले में कुल कितने रुपए हैं? 556 रुपए हैं। कुल कितने रुपए हैं? 556। इनको ऐड करेंगे, जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये वाला डाटा क्या बनेगा? 5 तो है ही, और क्या बनेगा? 4 और 3, 345। 345 पैसे की वैल्यू रुपए में अगर 552 है तो 552 को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो किससे गुणा कर देंगे? 100 से। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी जी? 5, 5, 2, 00 और बटा कितना आ जाएगा? बटा आ जाएगा अपने पास कितना? 345। 345 जाएगा पूरा पूरा एक पर तो जाएगा ही जाएगा। 5 के 30, 16 पे लगभग मल्टीपल जाएगा है 16 का। तो मल्टीपल आपने निकाल लिया कि भैया यहां पर जो आपके पास रुपए बन रहे हैं इस प्रोसेस से, किस प्रोसेस से? 3:5:7 में, तो वो क्या मिल रहा है आपको? 345 मिल रहे थे। अब इसने क्या कहा, अगर आप कोइंस का रेशियो बदल दें, इसका मतलब क्या करते हैं? 7:5:3 कर दें। सिक्के तो वही रहेंगे, 50 पैसे के सिक्के रहेंगे, 50 पैसे के सिक्के रहेंगे और 25 पैसे के सिक्के रहेंगे और किसके रहेंगे जी? 10 पैसे के क्या रहेंगे? सिक्के। यही तो रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब आपने रेशियो को जब पलटा तो ये क्या बनेगा? 7 अनुपात क्या बन जाएगा जी? 5 अनुपात ये क्या बन जाएगा जी? 3। अब जैसे ये ये जो वैल्यू बनेगी इसको ऐड करते हैं भैया, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा? 50 पैसे के अगर 7 सिक्के तो कितने पैसे बने होंगे? 350। 25 पैसे के 5 सिक्के तो कितने पैसे बने होंगे? 125। और ये कितना बना होगा जी? 30। यही तो बना होगा। अब ये जो भी बना, अब यहां पर कितना बन रहा है? ये इसको जोड़ते हैं। अब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा सर 5, 0 और 5। यही तो बन रहा है 505। पहले कितने थे? 345। पहले तो आपके पास रुपए बने थे 345, अब रुपए कितने बन गए जी? 505। अब कितना बढ़ गया? ये 0, 4 और ये कितना बनेगा जी? 240 बन रहा है। हाँ, कितना बनेगा जी? 240। ये बन रहा है, यही तो बन रहा होगा। अगर मैं इन सिक्कों की संख्या का अनुपात बदल दूं, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन ने क्या कहा कि भैया यहां पर आपके पास 150, 125 और 70 पैसे बन रहे थे। 150, 125 और 70 पैसे बन रहे थे। आपने कहा जी टोटल कितना बन रहा है? 345। 345 बना तो यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी निकल कर आ रही है? लगभग 16 निकल कर आ रही है। हाँ, एग्जैक्ट 16 आ रही है। अब इसने कहा इफ द नंबर ऑफ कोइंस रिवर्स इन द ऑर्डर, इनका ऑर्डर बदल दिया जाए, पलटा नहीं है, इनका ऑर्डर को रिवर्स किया है। इसका मतलब 7:5:3 कर दिया जाए। 50, 25 और 10 पैसे के ही सिक्के हैं, 50, 25 और 10 पैसे के ही सिक्के हैं, लेकिन इनका ऑर्डर अगर बदल दें तो 7:5:3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब रुपए कितने बन रहे हैं? आप कहोगे जी 5 × 7 350 बन रहा है, 25 × 5 कितना बन रहा है? 125 बन रहा है, 10 × 3 करेंगे कितना बनेगा? 30। अब ये कितना बन रहा था? ये बन रहा है 505। तो आप पाएंगे कि यहां पर जो आपके पास सिक्कों की जो संख्या में बदलाव आया, जो सिक्कों की संख्या में नहीं, रुपए में जो बदलाव आया वो कितने का आया? 240 का। क्वेश्चन ने यहां पर ये नहीं पूछा, क्योंकि ये आपके आ रहे हैं रुपए में। अब ये कह रहा है कि द फाइंड टोटल इंक्रीज इन अमाउंट इन द बैग। अब 240 रुपए नहीं है, 240 क्या है? पैसे हैं। 240 मेरे पास क्या आ रहे हैं? पैसे आ रहे हैं।
तो अब यहां पर इस 240 को क्या कर दो, पैसे में कन्वर्ट कर दो। भैया 240 को यहां पर आपने लिख दिया पैसा, और एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 16 आ रही है। कितनी आ रही है जी, 16। 160 है डिफरेंस। अच्छा 160 है, लो 160 कर दो। अच्छा इसमें से घटाना था, कितना आ जाएगा, 160। ये आ रहा है डिफरेंस आपके पास 160 का। अब 160 का आ रहा है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 16। अगर एक यूनिट वैल्यू 16 है तो मैंने पूछा 160 पैसे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 पैसे की वैल्यू कितनी आ जाएगी। 160 को किससे गुणा कर दो, 16 से कर दो। 160 को किससे गुणा कर दो, 16 से कर दो। कर दोगे कि नहीं कर दोगे, कितना आ जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 256। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 256। आपके पास ये कितना आ जाएगा जी, 256। यहां पर कौन सा ऑप्शन है, 256। आंसर नंबर आ जाएगा आपका कौन सा, सी। आंसर आ जाएगा आपका सी। क्लियर है भाई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या। एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यहां पर बस ये वाला है, आपको 3, 5 और 7 का ऑर्डर लिखना था, जहां पर कंसेक्यूटिव, प्राइम और ओड तीनों की तीनों बातें कह रहा है। देख लीजिए 2 मिनट तक इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ेंगे। पच्चीस सौ साठ का 2560 नहीं आ रहा, 2560 कहां से आ गया। अच्छा ये वाली गुणा आ रही है आपकी 2560, तो भैया ये वाला आपका 160 बनेगा ना। तो फिर इसको पैसे में पैसे हैं ये, तो रुपए में कन्वर्ट करोगे तो 100 से भाग कर दो, 256। इतनी बात तो समझ जाओ यार, ये तो ना भावनाओं को समझ जाया करो इतने। ये लास्ट वाले जीरो तो लिखी नहीं ना, 160 बन जाता है, ठीक है। लो भाई अगले वाला देख लो, कर लो, नोट कर लो इसको एक बार आराम से। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं। टोटल सैलरी ऑफ पी, क्यू एंड आर इज 27,500। पी, क्यू और आर की जो कुल सैलरी है, कुल आय है, वो कितनी है, 27,500। दे स्पेंड 10%। भैया खर्चा कितना करता है, 90%, सॉरी, दे स्पेंड 90%, 70% एंड x%। अब तीसरा परसेंट आपको दिया नहीं, यही निकालना पड़ेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हाँ, ऑफ देयर सैलरी, भैया ये खर्च करते हैं, एंड देयर सेविंग आर इन द रेशियो 6:9:7। अब उनकी जो बचत का अनुपात है, बचत का अनुपात वो कितना दे रखा है आपको, बचत का अनुपात दे रखा है 6:9 अनुपात कितना, 7, 6:9:7। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान निकालना है। इफ सैलरी ऑफ r इज 18 सही 2/11% ऑफ टोटल सैलरी ऑफ p, q एंड r। लैंग्वेज ही समझिए, लैंग्वेज जब आप इस लेवल तक का पढ़ोगे ना, तो आपके पेपर वाले क्वेश्चन बड़े आसान लग जाएंगे, है ना। बाकी प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा कि भैया टोटल सैलरी पी, क्यू, आर की 27,500 है। अब 90%, अब क्या कह रहा है, 90%, 90% खर्च करता है, इसका मतलब 10% क्या करता होगा, बचाता होगा। 10% क्या करता है, बचाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर बचत का रेशियो दे रखा है। 10% क्या करता है, बचाता है। 10% का मतलब है जी 1/10। अगर अगर P की इनकम 10 है,
अगर P की इनकम 10 है तो वो 1 रुपए क्या करता है, बचाता है। कितने रुपए बचाता है, 1 रुपए। सेम। अब आ जाओ Q की तरफ, अब आ जाओ Q की तरफ। Q कितना परसेंट खर्च करता है जी, 70%। 70% Q खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, बचाएगा 30%। कितना बचाएगा जी, 30%। परसेंट का साइन हटेगा तो क्या लगेगा, बटा 100। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 बटा कितना, 10। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास Q की आय कितनी हो जाए, जब आपके पास Q की आय कितनी हो जाए, 10, तो 10 में से वो कितने बचाता होगा, 3 बचाता होगा। खर्च कितने करता होगा, 7 करता होगा। अब R के बारे में इसने कहा है X%। R के बारे में जो कि आपको निकालना है, R के बारे में इसने क्या कहा, X%। R के बारे में इसने क्या कहा, X%। अब इनकी जो सेविंग है वो है 6:9 किसमें, 7 में। अब इफ सैलरी ऑफ आर, आर की सैलरी की अगर मैं बात करता हूं वो क्या है, 18 सही, 18 सही 2/11%। भैया ये आपके पास क्या 9 सही 1/11 का डबल है। इसका मतलब फ्रैक्शन क्या बनेगा, 2/11 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2/11। कैसे, दिखा देता हूं। अगर मैं 1/11 की बात करता हूं तो परसेंट क्या होती है, 9 सही 1/11%। इधर 2 से गुणा करोगे तो क्या बनेगा, 2/11, और 2/11 ही क्या बन जाएगी, 9 गुणा 2 18 सही 2 बटा कितना, 11%। ठीक है। इसका मतलब आर की सैलरी किसके, टोटल सैलरी के साथ में, P प्लस क्यू प्लस आर के साथ में, P प्लस क्यू प्लस आर के साथ में वो कितना आ रहा है रेशियो, वो आ रहा है 2 बटा कितना, 11। वो कितना आ रहा है सर, 2 बटा कितना, 11। अब क्वेश्चन है क्या कहा, सैलरी है ये किसकी, आर की। आर की सैलरी भैया कितनी है, 11। आर की सैलरी अगर आपको 11 है, आर की सैलरी कितनी है जी, 11 नहीं, P प्लस क्यू प्लस आर की सैलरी 11। तो क्या P प्लस क्यू की जो सैलरी आएगी, किसकी सैलरी जो आएगी, P प्लस क्यू की, इस P प्लस क्यू की सैलरी क्या मेरे पास 9 आ जाएगी, और आर की सैलरी क्या रही होगी, 2 रही होगी, है ना। आर की सैलरी क्या रही होगी, आर की सैलरी 2 रही होगी, और P प्लस क्यू की क्या रही होगी, 9। तभी ये 9 जमा 2 आपके पास रिजल्टेंट क्या दिया होगा, ये तभी तो 11 दिया होगा ना, तभी तो क्या दिया होगा, 11। और 11 में से 2 जो हिस्सा आएगा वो किसका आएगा, सैलरी किसका आएगा, आर का। अब आपको तो एक्स निकालना है, आप निकाल रहे हो सैलरी ऑफ आर। भैया आर की सैलरी मैं इसलिए निकाल रहा हूं, पी और क्यू की जो सैलरी है, P और Q की जो सैलरी है, वो P की सैलरी कितनी है जी, 10, और Q की सैलरी कितनी है जी, 10। कितनी है जी, 10। इसका मतलब यहां पर आपके पास इस 9 की वैल्यू कितनी आएगी, 90 आएगी। P प्लस Q की सैलरी कितनी आएगी, 90, और इसकी सैलरी कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी जी, 20 आ जाएगी। यही तो आएगी ना। इसकी सैलरी कितनी आ जाएगी, 20। 20 में से जो मैं आर की बात करता हूं, 20 में से जो मैं आर की बात करता हूं, आर की सेविंग कितनी है, 7। मैंने कहा आर की जो इनकम है, आर की जो इनकम है वो है 20, और आर की जो इनकम है वो 20 है, और आर की जो सेविंग है वो सेविंग कितनी है मेरे पास, वो सेविंग है जी 7। वो सेविंग कितनी है जी, 7। तो क्वेश्चन कह रहा है भैया 20 में से अगर 7 रुपए बचाता होगा तो खर्च कितने करता होगा, 13 खर्च करता होगा। तो यहीं पर तो आपको एक्सपेंडिचर दे रखा था ना, ये एक्सपेंड ही तो कर रहा है। तो आप कह रहे हो 13 रुपए खर्च करता है, 13 रुपए खर्च करता है आउट ऑफ कितने, 20 में से 13 रुपए खर्च करता है आउट ऑफ 20। परसेंट में जब आपने लिखा होगा तो क्या कर दिया होगा, गुणा 100। बस ये था। 20 से कितने पे जाएगा जी, 20 से जाएगा जी ये 5 पर, और 13 गुणा 5 कितना होता है जी, 65। यानी कि x का मान कितना रहा होगा, 65% रहा होगा। x का मान कितना रहा होगा, 65%। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी कहां है, ये रहा, 65। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लिख लीजिए, देख लीजिए, शाबाश।
13 कैसे आया? 13 जी, आर की जो इनकम है वो कितनी है? 20, और आर की जो सेविंग है वो कितनी है? ये है पी की सेविंग, ये है क्यू की सेविंग, और ये क्या है अपने पास? आर की सेविंग। आर की सेविंग कितनी आ रही है? 7 आ रही है। आर की सेविंग 7 है। अगर इनकम में से सेविंग को घटाओगे तो क्या आ जाएगा? सेविंग कितनी है? 7। भैया 20 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 13। 13 क्या आ जाएगी? एक्सपेंडिचर किसकी? आर की। ये पूरा लिख के दिखाऊंगा। चलिए चलो एक बार दोबारा देख लो, इसी को मैं आपको पूरा बता देता हूं। जो आपके पास P और Q का आया, P का जो फ्रैक्शन आपने निकाला वो निकाला 1/10, Q का जो फ्रैक्शन आपने निकाला वो क्या निकाला? 3/10। R का अपने को पता ही नहीं, R का अपने को पता ही नहीं है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पूरा एक बार समझिए बस बेहतर तरीके से। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 10 में से 1 रुपए बचाया, 10 में से 1 रुपए बचाया, और बचाता कितना है? 6। कैसे? ये रहा, देख लो, 10 में से बचाता कितना है? 6। भैया 1 की वैल्यू अगर 6 है तो इस 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे लिए? इस 10 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 60। ये 60 आ जाएगी इनकम ऑफ ए। पूरा लिख देता हूं अब, पूरा इनकम ऑफ ए। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बहुत बढ़िया, शाबाश, कोई नहीं, पूरा का पूरा समझा देता हूं। अब 10 में से उसने 3 रुपए बचाए। कितने बचाए? 3। भैया 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9 दे रखी है शायद। कितने बचा रहा है? 9। 3 की वैल्यू अगर 9 है तो मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे क्या पूछा? इस 10 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहोगे 30। ये आ जाएगा इनकम ऑफ क्यू, और ये क्या है सर? पी, इनकम ऑफ पी क्यू। अब मैंने कहा कि सर इन दोनों की इनकम की अगर मैं बात करता हूं, इनकम ऑफ पी प्लस इनकम ऑफ क्यू, ये कितनी आ गई? 90। ये मैंने सीधा सीधा लिख दिया था। कितना आ गया? 90। अब हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास आया था 9। 9 की वैल्यू कितनी आ गई? 90। मैंने ये लिखा नहीं, मन ही मन में कर लिया था, मैंने कहा समझ ही जाओगे। 9 की वैल्यू कितनी? 90। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10, और था कितना? 2। आपके पास आर कितना था? ये है मेरे पास P प्लस क्यू, और आर कितना आ गया अपने पास? 2। 2 की वैल्यू 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। अब आर की अगर मैं बात करता हूं, आर के बारे में, तो आर की जो इनकम है वो कितनी आपने निकाली? 20। इनकम निकाली आपने 20, और आर की जो सेविंग है वो सेविंग कितनी है जी? 7। सेविंग कितनी है जी? 7। इसका मतलब जो स्पेंड करेगा एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा जी? 13। 13 रुपए आप खर्च करते हो किस पर? 20 पर। 13/20 कितना आया था? 65। अब उम्मीद करूंगा बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। क्लियर है ना सभी को? देख लीजिएगा एक बार इस क्वेश्चन को, शाबाश। आगे बढ़े, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, अरे आजे, लो भाई। क्वेश्चन कह रहा है 70,200 रुपए, कितने? 70,200 इज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी। ए बी और सी में आपको बांटने 70,200 इन सच अ वे दैट ए रिसीव 4/5 द सम ऑफ बी एंड सी। ए के हिस्से में जो धन आएगा वो क्या होगा? 4/5 होगा किसके? बी प्लस सी के। चलो भाई बांट देंगे, ऐसे अपना काम बांटने का ही है। फाइंड अमाउंट रिसीव्ड बाय सी, किसका आंसर निकालना है आपको? सी का आंसर निकालना है। बी के बारे में क्या कह रहा है? इफ बी रिसीव क्या कह रहा है? 2/11 द सम ऑफ ए एंड सी, द सम ऑफ ए एंड सी। बस क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, रेशियो का सिंपल सा पोर्शन पूछना चाहता है आपसे और कुछ भी नहीं करवाना चाहता। चलिए
आप सबसे पहले यहाँ पर रेशियो की अगर बात करेंगे तो जो a अपॉन बी प्लस सी का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा साहब, 4/5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 4 बटा कितना आ जाएगा 5। अब b बटा a प्लस सी की अगर मैं बात करूं तो वो कितना आ जाएगा जी, 2 बटा कितना 11। साइड में लिख रहा हूं यहां पर। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या ये a प्लस बी प्लस सी बनेगा, और यहां पर भी क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी। यहां पर तो सम बन रहा है आपके पास 13 और यहां पर क्या बन रहा है 9। सम तो आपके पास यहां पर a प्लस बी प्लस सी बन रहा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम बननी चाहिए। इसका मतलब यहां पर आपको अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 को आपको 13 से गुणा करना है तो यहां पर 13 से गुणा कर दो और यहां पर भी 13 से गुणा कर दो और यहां पर 9 से गुणा कर दो और यहां पर भी किससे गुणा कर दो भाई, 9 से गुणा कर दो। अब जो वैल्यू आएगी ना वो वैल्यू आपको ऐसी नजर आएगी जो आपको एग्जैक्ट फ्रैक्शन बनाकर देगी, 52 बटा कितना 65, ठीक है। और ये क्या बनेगा 18 बटा कितना 99। अब देख लो इन दोनों का जोड़ भी सेम आएगा और इन दोनों का जोड़ भी क्या आएगा सेम, और सेम कितना आ रहा है जी 117 आना चाहिए। कितना आ रहा है 117। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी को हम बांट रहे हैं 117 रुपए, 117 रुपए, और a का कितना है जी 52 और b का कितना है जी 18। इसका मतलब कितना बांट दिया जी 0 और 7, कितना बांट दिया जी 70, बचेगा कितना 30 47, यानी कि c का शेयर कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा शेयर ऑफ c का शेयर आप निकालोगे तो c का जो हिस्सा आ रहा है c, शेयर ऑफ c, शेयर ऑफ c वो क्या आएगा 47 बटा कितना 117। 117 में से 47 हिस्सा किसका है सी का, कितने में से 70,200 में से, 70,200 में से गुणा कर दो 70,000 कितना 200। अब ये सोल्व करना आपका काम है। चलो करते हैं 11 6 66 6 7 42, 6 पे जाना चाहिए शायद। 6 7 42 और 28,200 आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 28,200। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है 28,200, शायद पहला ही आंसर है, ये आ गया आंसर आ जाएगा आपका 28,200। क्लियर है भाई। तो थोड़े कैलकुलेशन पर भी आपको काम करने, इन सब में आपकी कैलकुलेशन होती रहेगी क्योंकि अपना काम है प्रैक्टिस प्लस कैलकुलेशन दोनों आपके पेपर में हो पाए, आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना बने पेपर में, है ना। आगे बढ़े। हाँ ये करिए, क्वेश्चन पढ़िए एक बार। पता नहीं भाई जुकाम होगा क्या होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 2 कैंडल्स ऑफ सेम हाइट कैन बर्न कंप्लीटली इन 4 आवर्स एंड 6 आवर्स रिस्पेक्टिवली। 2 मोमबत्तियां हैं, 2 क्या है मोमबत्तियां, उन दोनों की जो हाइट है वो क्या है सेम, उन दोनों की हाइट क्या है सेम, एक समान ऊंचाई की मोमबत्तियां हैं। एक तो अपने आप को 4 घंटे में जला लेती है और एक अपने आप को कितने घंटे में जला लेती है 6 घंटे में जला लेती है। इफ बोथ स्टार्ट्स बर्निंग टुगेदर एट सेम टाइम, भाई दोनों को एक ही समय पर क्या कर दिया आग लगा दी, दोनों माचिस की लिया या लाइटर लिया जो भी लिया, दोनों मोमबत्तियों को आपने एक ही समय पर क्या कर दिया लाइट कर दिया, आग लगा दी। फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम द रेशियो ऑफ देयर हाइट वुड बी 2:3। कितने समय बाद उन जो दोनों मोमबत्तियों की जो हाइट है ना उन हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। पहले तो आपको हाइट पता ही नहीं है, मान रहा हूं भैया ए जो कैंडल है और दूसरी कैंडल क्या है बी। ए कैंडल अपने आप को कितने घंटे में जलाती है 4 घंटे में और बी अपने आप को कितने घंटे में जलाती है 6 घंटे में। अब आपको पता है कि भैया हाइट अगर निकालनी है
तो जो एफिशिएंसी होगी, क्षमता जलने की, वो क्या होगी, 1 घंटे में कितना जलाएगी, तभी तो ना। तो आप कहोगे कि जी इन दोनों का एलसीएम, जैसे मैंने कल की क्लास में बताया था कि आप स्पीड का एलसीएम ले रहे थे, डिस्टेंस आ रहा था, वो वाला सीन। तो आप करोगे क्या, आप हाइट को मान लेंगे 4 और 6 से कटने वाली संख्या। 4 और 6 से कटने वाली संख्या कितनी आती है जी, 12। इसका मतलब मैंने हाइट ऑफ कैंडल क्या मान ली, दोनों की 12 मान ली। हाइट ऑफ कैंडल कितनी मान ली, 12। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बताओगे, मुझे बस इतना बताओ कि 12 की अगर हाइट है और इसकी भी हाइट कितनी है, 12, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 12 हाइट की मोमबत्ती अगर 4 घंटे में पूर्णतः जल जाती है, तो 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना जलेगी, 3 जलेगी, है ना। मैंने कहा कि एक मोमबत्ती है, एक मोमबत्ती की हाइट कितनी है, एक मोमबत्ती की हाइट है सिर्फ 12। 12 हाइट जलने में 4 घंटे लेती है, तो 1 घंटे में कितना जलती होगी, 12/4। 1 घंटे में कितना जलेगी, 3। और ये 1 घंटे में कितना जलेगी, 2। यही तो जलेगी। अब पता नहीं कितने समय तक जली है, मान लेते हैं इनको हमने टी समय तक जलाकर रखा, और टी समय में इनकी ऊंचाई का जो रेशियो वो क्या हो गया, 2:3, और ये टी की वैल्यू आपको निकालनी है। यही तो कह रहा हूं ना, पता नहीं कितने समय तक जली है, कितने समय तक जली है, मान लिया टी समय तक जली, और टी समय पर इनका रेशियो क्या हो गया, 2:3। अब पागल, मैं आइसक्रीम नहीं खाता कभी भी, ठीक है, वैसे ही हो जाता है मेरे को तो, लेकिन होता 2-3 बार है ही साल में। आइसक्रीम मैं कभी नहीं खाता, रेयरली बाई चांस 6-7 साल में एक बार खाता हूँ, 6-7 साल में एक बार, हाँ। चलिए, तो जो हाइट है वो होगी, हाइट आपके पास 12। मैंने कहा टी घंटे तक जला, तो भैया 1 घंटे में 3 अगर हाइट जलती है, तो टी घंटे में कितनी हाइट जल जाएगी, 3T। हाइट है टोटल 12, 12 में से 3T आपने समाप्त कर दी, कितनी बचेगी, 12 - 3T। अब दूसरी कैंडल की बात करते हैं, हाइट उसकी भी कितनी है, 12। अब टी घंटे तक जली है, 1 घंटे में कितना जली है, 2, तो टी घंटे में कितना जलेगी, 2T। तो उसकी हाइट बची कितनी, 12 थी, 2T खत्म होगी, कितने बचेगी, 12 - 2T। ये रेशियो कह रहा है, ये रेशियो आपको क्या मिल जाए, 2/3 मिल जाए। ये रेशियो आपको क्या कह रहा है, 2/3 मिल जाए। टी की वैल्यू निकालने हैं, आप आराम से निकाल देंगे। अब तो क्या करोगे, 12 × 3 36, माइनस बनेगा 9T, बराबर क्या बनेगा भाई, 24, और माइनस क्या बनेगा, 4T। ये इधर आएगा तो क्या बनेगा, 12 इक्वल टू कितना आएगा भाई, 5T। और T की वैल्यू कितनी आएगी, 12/5। 12/5 करोगे तो 2, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2.4 घंटे में जलकर आपकी अनुपात क्या हो जाएगा, ये 2:3 हो जाएगा। 2.4 घंटों में, कितने घंटे में, 2.4 घंटे में, ठीक है। हाँ, ये आगे एज वाले, तो रेशियो आपका यहीं पर होता है कंप्लीट। गले में दिक्कत ज्यादा होगी भाई। रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्लस होता है इसी में एजेस। ये 3 पोर्शन होते हैं, आपने ये वाला पोर्शन कर लिया है, ये भी कर लिया है। एजेस हम कर देंगे कल की क्लास ले लेंगे 2-3 घंटे की, उसमें सारा का सारा मैं करा दूंगा एज, ठीक है। तो आज वाले क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया थे, उम्मीद करूंगा सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। रिवाइज जरूर कर लेना, जिस हिसाब तक, जिस हद तक मैं पढ़ा रहा हूं, आपको अलग कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरे के पूरे मैथ्स के कोर्स में, ठीक है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जी अगली क्लास में, आज के लिए करते हैं इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।